आपने कभी नोटिस किया है, कभी कभी आप कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक कर रहे होते हो लेकिन जो फाइनल आंसर आता है वो गलत आ जाता है। रीजन हो सकता है सिग्निफिकेंट फिगर। तो अगर आप नीट एस्पिरेंट है तो आज का लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट के अंदर जो हमारे पास अलग अलग टॉपिक्स होते हैं जैसे कि प्रिसीजन, एक्यूरेसी, सिग्निफिकेंट फिगर्स या फिर साइंटिफिक नोटेशन, इसको हम बहुत ही सिंपल तरीके से समझने वाले हैं। तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। और ये जो टॉपिक है वो हमारे पहले चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का ही है। ठीक है, तो इसको शुरू करते हैं। अब देखो, सबसे पहले हमारे पास क्या आ रहा है, साइंटिफिक नोटेशन। तो साइंटिफिक नोटेशन का मतलब क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि ना, जो हमारे पास बहुत बड़ी वैल्यूज होती है उसको हम बहुत ही सिंपल तरीके से लिखने की कोशिश कर रहे होते हैं। कैसे लिखने की कोशिश कर रहे होते हैं, यहाँ पे हम नंबर लिख देंगे और साथ में मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर समथिंग, जैसे कि यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, एन मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर स्मॉल एन आ गया। जहां पे ये जो छोटा एन है वो हमें एक पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू बता रहा होगा, और ये जो बड़ा एन है वो हमें देखने को मिलेगा कि अलग अलग नंबर है 1 से लेकर 9 के बीच में हमें देखने को मिलेगा। जैसे मान लो अगर हमारे पास दिया हुआ है, मान लो ये है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। मेरे पास ये देखो इतना बड़ा नंबर दिया हुआ है ना, मुझे इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से लिखना है, तो मैं कैसे लिख सकती हूँ। अब खुद सोचो, अगर मैं इतने बड़े नंबर से कैलकुलेशन करना शुरू हो जाऊं, पहले तो टाइम बहुत लग जाएगा। दूसरी चीज है कि भाई यहाँ पे आंसर गलत आने के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं, राइट। तो इसको मुझे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करूंगी। अब देखो ये जो इतना बड़ा नंबर है, अगर मैं यहाँ पे डेसिमल लगा के 0 कर दूं, क्या कोई फर्क पड़ेगा इस वैल्यू में? नहीं पड़ेगा। मान लो मैं 1 लिख रही हूँ और मैं लिख रही हूँ 1.0, तो नॉर्मली मुझे क्या देखने को मिल रहा है कि वैल्यू तो अपने पास सेम रहेगी, सिग्निफिकेंट फिगर चेंज है लेकिन वैल्यू तो हमें क्या देखने को मिल रही है, सेम देखने को मिल रहा है, राइट। अब मैं कह रही हूँ कि ये जो इतना बड़ा नंबर है, यहाँ पे जो मैंने डेसिमल पॉइंट लगाया है, इसको मुझे कहाँ पे मूव करना है, लेफ्ट साइड में मूव करना है। तो लेफ्ट साइड में मूव कितने टाइम्स करना है, देखो यहाँ पे था डेसिमल पॉइंट। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, मुझे यहाँ पे लेके आना है, ठीक है, डेसिमल। तो कितने टाइम्स मूव करवाया मैंने, 23 टाइम्स मूव करवाया। तो ये देखो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 6.022। इसके बाद तो मुझे जीरो ही देखने को मिल रहा है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर। अब पावर में कितना जाएगा, जितना मैंने डेसिमल को मूव किया है। तो मैंने कितने टाइम्स मूव किया इसको, 23 टाइम्स मूव किया, तो यहाँ पे पावर में क्या आ गया, 23 आ गया। तो इस इतने बड़े नंबर को मैंने छोटी वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया, 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23 हो गया। ठीक है, अब देखो क्योंकि मैंने इसको लेफ्ट साइड मूव किया, तो पावर जो है वो किस में आ रही है, पॉजिटिव में आ रही है। अगर मान लो मैं डेसिमल पॉइंट को राइट साइड पे मूव कर रही होती, तो जो पावर होती वो नेगेटिव में आ रही होती। ठीक है, तो ये जो हमारे पास जो हम नंबर को स्मॉल फॉर्म में लेके आ रहे हैं, इसी को हम क्या बोल देते हैं, साइंटिफिक नोटेशन बोल देते हैं। ठीक है, तो देखो एक्सपोनेंशियल नोटेशन, जिसमें कोई भी नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ दिस। ठीक है, ये अपने पास क्या हो गया, कैपिटल एन मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर सम पावर, जिसको हम एन करके रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जहां पे एन एक एक्सपोनेंट है जिसकी पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू हो सकती है, और जो कैपिटल एन है वो नंबर है, डिजिट टर्म में है, और वो 1 से लेकर 9 के बीच में किसी में भी लाई कर सकता है। ठीक है, और ये हम कब कर रहे होते हैं साइंटिफिक नोटेशन का यूज, जब हम मैथमेटिकल ऑपरेशन करेंगे, जब हम कैलकुलेशन या न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे ना हम अपने रियल पार्ट में आ गए। अगर मान लो मुझे मल्टीप्लीकेशन करना है, डिवीजन करना है, तब मैं किस तरीके से, अब देखो मैंने इस
बड़े से नंबर को छोटे नंबर में तो कन्वर्ट कर लिया है ना, लेकिन मैं इसको सॉल्व कैसे करूं? तो सॉल्व करने के यहाँ पे हमें कुछ रूल्स दिए हुए, जैसे देखो ये अपने पास यही वाला नंबर मुझे देखने को मिल रहा है ना, n इंटू टेन रेज टू पावर स्मॉल n, है ना, तो मेरे पास 5.6 इंटू टेन रेज टू पावर 5 है, मल्टीप्लाई करना है मुझे इसको 6.9 इंटू टेन रेज टू पावर 8 से। तो जहां पे भी हमें इन दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है ना, तो याद रखना कि ये जो पावर्स है वो हमेशा प्लस हो जाएंगे। ठीक है, मैंने क्या बोला कि अगर इन दोनों टर्म्स को अगर हमें मल्टीप्लाई करना है तो पावर को क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। अब देखो 5.6 था 6.9, ये तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये जो आगे वाली टर्म्स है ये तो मल्टीप्लाई हो रही है, लेकिन 10, अब देखो 5 था, एक में 8 था, तो हमने पावर को क्या कर दिया, प्लस कर दिया। 5 प्लस 8 कितना हो गया मेरे पास, 13 हो गया, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मेरे पास 38.64 आ रहा था, मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 13 होगी। इसको अगर मुझे और अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करना हो और छोटी वैल्यू में कन्वर्ट करना हो, इस डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट साइड मूव कर दो। कितने टाइम मूव किया, ओनली वन टाइम, तो 13 में 1 प्लस कर दूंगी, कितना आ गया मेरे पास, 14 आ गया। तो मेरे पास अल्टीमेटली आंसर आ जाएगा, वो आ जाएगा 3.864 इंटू टेन रेज टू पावर 14। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, यहाँ पे मेरे पास है 9.8 इंटू टेन रेज टू पावर -2, इसको मल्टीप्लाई करना है 2.5 इंटू टेन रेज टू पावर -6 के साथ। तो इन दोनों को तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा, लेकिन जो पावर है वो क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। तो -2 प्लस -6, प्लस और माइनस क्या होता है मेरे पास, माइनस और माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो -2 -6 -8 आ जाएगा अपने पास। ठीक है, तो अपने पास ये वाली वैल्यू आ गई। तो हमने अभी तक क्या देखा, हमने देखा कि अगर हम कभी भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं साइंटिफिक नोटेशंस को, तो जो पावर्स होंगी वो हमेशा ऐड हो जाएंगी। ठीक है, और अगर मान लो डिवाइड करना हो तो, ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, डिवीजन करवा रही हूँ। डिवीजन में ये दोनों तो देखो डिवाइड होंगे ही होंगे, ठीक है, लेकिन अगर मैं पावर की बात करूँ तो पावर माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो डिवीजन के केस में जो पावर्स हैं वो क्या हो रही है, सब्ट्रैक्ट हो रही है। तो यहाँ पे पावर हमने माइनस कर दी, तो मेरे पास यहाँ पे आंसर क्या आ गया, -7 आ गया। तो -3 -4 माइनस माइनस प्लस हो गया ना, तो अपने पास क्या आ गया, -7, और इसको मैंने इधर चेंज कर दिया, देखो इस साइड लेके आ गई मैं इसको, क्योंकि जीरो की वो वैल्यू नहीं है, तो मैंने इधर चेंज कर दिया। और मैंने क्या बोला था कि अगर हम डेसिमल पॉइंट को राइट साइड पे शिफ्ट कर रहे होते हैं तो माइनस में जाएगा, है ना, तो अपने पास -7 -1 कर दोगे, तो अपने पास पावर में क्या आ जाएगा, -8 आ जाएगा। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया कि मल्टीप्लाई कर रहे हो तो पावर प्लस, और डिवीजन कर रहे हो तो फिर पावर माइनस हो जाएगी। अब मान लो एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, तो ये तो बहुत ही आसान है। तो यहाँ पे अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहे हो तो पावर में भी वही देखने को मिलेगा, अगर एडिशन हो रहा है तो पावर में भी प्लस हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन कर रहे हो तो पावर में भी माइनस ही देखने को मिलेगा। बस जो चीज तुम्हें याद रखनी है वो मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में याद करनी है। ठीक है, अब अपने पास आ जाता है सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, मीनिंगफुल डिजिट्स होते हैं जिनको हम सर्टेनिटी से जानते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि कुछ रूल्स होते हैं जिससे हम एक पूरी वैल्यू के अंदर ये जान सकते हैं कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर प्रेजेंट है। तो देखो पहला रूल हम क्या बोल रहे हैं कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल क्या दिया हुआ है, 285 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना, तो मुझे बोला है कि 285 सेंटीमीटर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या बोल दूंगी कि भाई यहाँ पे तो 1 2 3, क्योंकि यहाँ पे तो कोई जीरो टर्म देखने को नहीं मिल रही, और हमने क्या बोला कि जितनी भी नॉन जीरो टर्म्स होती है वो सारी की सारी सिग्निफिकेंट होती है, कोई ना कोई वैल्यू होल्ड करती है। तो यहाँ पे मुझे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, देखो अपने पास क्या है, 0.25 है, तो नॉन जीरो देखना है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है, 25 आ रहा है, तो कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होगी मेरे पास, यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। ठीक है, तो पहला रूल समझ में आ गया, जितनी भी नॉन जीरो डिजिट्स होती है वो सारी की सारी सिग्निफिकेंट है। ठीक है, वैल्यू होल्ड करिए, मीनिंगफुल डिजिट है। दूसरा रूल देखो यहाँ पे, जीरो अगर
आगे की तरफ है, लेफ्ट वाली साइड पे लिखा हुआ है, तो वो सिग्निफिकेंट नहीं है। जैसे इसमें ही देख लो, इस वाले नंबर में कि यहाँ पे जो 0 है वो लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है, तो यहाँ पे हम इसको कंसीडर ही नहीं करेंगे। मान लो मेरे पास 4 लिखा होता तो वैल्यू होल्ड कर रहा है, राइट। मैं इसको 0 4 कर दूं, क्या वैल्यू में कोई चेंज आ रहा है? नहीं आ रहा। मैं इसको 0 0 4 कर दूं, क्या वैल्यू में कोई चेंज आ रहा है? अभी भी नहीं चेंज आ रहा। तो यानी कि अगर ये जो 0 है वो लेफ्ट साइड पे लगा होगा, किसी भी सिग्निफिकेंट फिगर के लेफ्ट साइड पे लगा होगा, तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। जैसे मान लो अगर मुझे यहाँ पे दिया हुआ है 0.03, तो मुझे यहाँ पे सिर्फ कितनी सिग्निफिकेंट फिगर देखने को मिल रही है? ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर देखने को मिल रही है। अगर मान लो मेरे पास दिया हुआ है 0.0052, तो 0 थोड़ी कंसीडर करने हमने हमने तो नॉन वाले देखने है ना, नॉन जीरो टर्म्स देखने। तो यहाँ पे 5 और 2 मुझे सिर्फ 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर देखने को मिल रही है। ठीक। तीसरा देखो यहाँ पे रूल, 0 अगर बीच में है दो नॉन जीरो टर्म्स के, तो वो सिग्निफिकेंट माने जाते हैं। आप देखो, मैं अगर यहीं पे कर दूं 4, फिर कर दूं 401, तो ऑब्वियसली 0 की वैल्यू तो है ना। अगर मान लो मैं 4001 करके लिख रही हूँ, तो ऑब्वियसली इन दोनों 0 की यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू है। ठीक है, तो उसी तरीके से मान लो मैंने लिख दिया 2.005, तो मुझे यहाँ पे कितनी सिग्निफिकेंट फिगर देखने को मिल रही है? 4 सिग्निफिकेंट फिगर। मान लो मैंने ऐसे लिख दिया होता 02.005, अभी भी मुझे कितनी सिग्निफिकेंट फिगर देखने को मिलेगी? 4, क्योंकि लेफ्ट वाली साइड पे तो जो 0 होता है उसको हम सिग्निफिकेंट मानते ही नहीं। ठीक है, तो ये हो गया अपने 3 रूल्स। फोर्थ रूल देखो कि 0 अगर राइट साइड पे लगा होगा या फिर बिल्कुल एंड में लगा हुआ होगा, तो वो सिग्निफिकेंट होगा। जैसे कि एक और एग्जांपल लो, 4 लिखा हुआ है, इसकी अलग वैल्यू, 40 लिखा है अलग वैल्यू, 400 लिखा है तो अलग वैल्यू हो जाएगी, राइट। यानी कि अगर हमारे पास 0 राइट साइड पे लिखा हुआ होगा तो वो सिग्निफिकेंट होगा। मान लो मैंने अगर कुछ ऐसी वैल्यू लिखी होती 0.200, ठीक है, ये वाला 0 तो कंसीडर नहीं होगा, ये होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। तो कितनी सिग्निफिकेंट फिगर देखने को मिल रही है मुझे? यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर देखने को मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना हमने क्या बोला, जितने भी नॉन जीरो है वो सारी की सारी सिग्निफिकेंट है। अगर लेफ्ट साइड पे 0 लिखा हुआ है तो वो नॉन सिग्निफिकेंट है। अगर दो नॉन जीरो के बीच में 0 लिखा हुआ है तो वो हमारी सिग्निफिकेंट है। और अगर मान लो राइट साइड पे लिखा हुआ है तो वो भी अपनी सिग्निफिकेंट है। यानी कि एक ही बार हम 0 को कंसीडर नहीं कर रहे हैं सिग्निफिकेंट, और वो कौन सी बार है? जब हम उसको लेफ्ट साइड पे लिख रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे ना एक और चीज याद रखना, एक और चीज है कि देखो जब भी हम डेसिमल लिखेंगे तब तो हम प्रॉपर देख रहे हैं कि भाई कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, जैसे मान लो अब मुझे यहाँ पे टर्म दी होती 246, ठीक है, तो मैं बताए यहाँ पे क्या बोलूंगी? मैं बोलूंगी कि भाई यहाँ पे इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट है। क्यों बोलूंगी इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर है? यहाँ पे लगा दो डेसिमल, ठीक है, फिर यहाँ पे 0 0 0 0 0 0 लिखते रहो। तो हमने तो क्या बोला था कि भाई राइट साइड में जितने भी 0 होंगे वो तो सिग्निफिकेंट होंगे ही होंगे। तो यानी कि अगर मेरे पास डेसिमल कुछ नहीं लिखा हुआ है, मेरे पास सिंपल एक नंबर लिखा हुआ है, तो मैं बोलूंगी कि भाई इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर है। मान लो मैं इसी को लिख देती 246.0, है तो वही चीज, लेकिन यहाँ पे क्योंकि पॉइंट का फर्क आ गया, डेसिमल लिख दिया मैंने यहाँ पे, तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर देखने को मिलेंगे मुझे? 4 सिग्निफिकेंट फिगर देखने को मिलेंगे। मान लो मैंने इसको लिख दिया होता 246.0, अभी भी मुझे कितने सिग्निफिकेंट देखने को मिल रहे हैं? 4। मान लो मैंने लिख दिया 0 पॉइंट सच मैंने लिख दिया 02046.0, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे अब कितने सिग्निफिकेंट फिगर देखने को मिल रहे हैं भाई? 5 सिग्निफिकेंट फिगर देखने को मिल रहे हैं। तो आई होप कि तुम्हें समझ में आया होगा कि ये जो सिग्निफिकेंट फिगर्स है इसके रूल्स किस तरीके से हम इसको देख रहे होते हैं। ठीक है, अपने पास ना दो टर्म्स आती है, एक तो आती है टर्म प्रिसीजन और एक और टर्म हम अभी आगे देखेंगे जिसको हम बोलते हैं एक्यूरेसी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? इसको ना एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। मान लो कि मैं लैब में कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रही हूँ, और जब भी हम केमिस्ट्री में कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं ना, तो हम हमेशा उसको 2-3 बार परफॉर्म करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो मैं एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रही थी, मैंने उसी सेम एक्सपेरिमेंट को 2 बार परफॉर्म किया। ठीक है, तो ये मेरे पास पहली वाली टाइम है, ये मेरे पास सेकेंड वाली टाइम है।
ठीक है। और मान लो ये जो सेम एक्सपेरिमेंट था वो 4 स्टूडेंट ने परफॉर्म किया, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे आ गया स्टूडेंट ए, स्टूडेंट बी, स्टूडेंट सी एंड स्टूडेंट डी आ गया। अब मैंने एज अ टीचर ये बोला है कि जो हमारी ट्रू वैल्यू आनी चाहिए, यानी कि तुम्हारा जो ट्रू आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए 3, ठीक है। तो बच्चे लग गए परफॉर्म करने के लिए एक्सपेरिमेंट, सबकी वैल्यूज आ रही है अलग अलग, ठीक है। सेम एक्सपेरिमेंट था, 2 बार परफॉर्म कर रही हूँ, याद रखना। तो मान लो जो हमारा स्टूडेंट ए था ना, उसकी जो वैल्यू आ रही है वो 2.9 आ रही है पहले एक्सपेरिमेंट में, और दूसरे एक्सपेरिमेंट में उसकी आ गई 3.1, ठीक है। मान लो जो दूसरा स्टूडेंट था उसकी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है मान लो 3.3 और 3.4 आ गई, ठीक है। मान लो जो तीसरा स्टूडेंट था उसकी जो अपने पास जो हमें वैल्यू देखने को मिल रही है वो देखने को मिल रही है मान लो 2, और यहाँ पे मान लो आ गई 4, ठीक। और अगर मान लो कि ये जो डी वाला स्टूडेंट था, ठीक है, उसकी वैल्यू में हमें बहुत चेंज देखने को मिला, ठीक है। उसमें हमने बोला कि भाई एक की जो वैल्यू मुझे देखने को मिल रही है वो देखने को मिल रही है 2, और एक जो उसने दूसरा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया उसमें आ गई मान लो 8, ठीक है। तो यानी कि इन्होंने तो अब रिजल्ट निकाल लिया, अब मुझे चेक करना है कि भाई किसका जो रिजल्ट है वो सबसे बेस्ट है। मुझे देखना है कि भाई किसके रिजल्ट में एक्यूरेसी है एंड किसके रिजल्ट में प्रिसीजन है, ठीक है। तो मतलब भी समझेंगे साथ में, ठीक है। सबसे पहले तो एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है? एक्यूरेसी का मतलब होता है कि जो मेरे पास ट्रू वैल्यू बोली थी क्या वही आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। मैंने तो 2 एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए हैं ना, तो मैं यहाँ पे क्या निकालूंगी, इसकी मीन वैल्यू यानी कि एवरेज वैल्यू निकालूंगी। अभी मान के चलते हैं, ठीक है, अभी मैं पूरा एग्जैक्ट नहीं बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ मान के चलते हैं कि जो स्टूडेंट ए है इसमें जो हम एवरेज निकाल रहे हैं वो 3 आ गई। इसमें भी जो मैंने एवरेज निकाली, नहीं इसकी जो मैंने एवरेज निकाली मान लो ये 5 है, ठीक है। मैंने जो इसकी एवरेज निकाली मान लो 3.4 आ गई, ठीक है। मान लो इसकी एवरेज 3 आ गई और मान लो इसकी जो एवरेज आई है वो 4 आ गई, ठीक है। तो मैंने एवरेज निकाल दी हर एक की। अब मुझे पता लगाना है कि किसका आंसर एक्यूरेट है, किसका आंसर जो है वो प्रिसाइज है। एक्यूरेसी में मैंने तुम लोगों को क्या बोला कि जो मेरे पास ट्रू वैल्यू है वही वैल्यू मेरे पास आनी चाहिए, ठीक है। तो अब 2 एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे तो मैं मीन के हिसाब से देखूंगी। मैंने बोला था आंसर 3 आना चाहिए, तो एवरेज निकाल के जिसका आंसर 3 आ रहा होगा वो एक्यूरेट रिजल्ट है। स्टूडेंट ए में एक्यूरेसी देखने को मिल रही है, स्टूडेंट बी में नहीं देखने को मिल रही। ऑल दो आंसर 3.4 है, लेकिन मैंने तो आंसर कितना बोला था, 3 बोला था ना, तो यानी कि ये एक्यूरेट रिजल्ट नहीं है। अब मान लो सी स्टूडेंट की बात करूं तो इसका भी एक्यूरेट रिजल्ट है क्योंकि इसका भी एवरेज आ गया 3, और ये जो हमारे पास डी वाला स्टूडेंट है इसका 4 आ रहा है, यानी कि एक्यूरेसी नहीं आई है। प्रिसीजन का मतलब क्या होता है कि मेरे पास जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए गए हैं उसमें ये जो वैल्यूज मुझे देखने को मिल रही है इसमें कितनी क्लोजनेस है, कितने पास पास आई है ये वैल्यूज, है ना। तो 2.9 3.1 पास पास ही है, यानी कि मुझे इसमें प्रिसीजन देखने को मिल रही है, ठीक है। 3.3 है, 3.5 है, तो यहाँ पे भी मुझे क्या देखने को मिल रहा है, प्रिसीजन देखने को मिले। पॉइंट का ही तो फर्क है देखो यहाँ पे, है ना। तो यानी कि यहाँ पे भी मुझे प्रिसीजन देखने को मिल रही है। अगर मैं इनको देखूं 2 और 4, तो देखो 2.99 भी तो जा सकता है अपने पास, 2.999 भी तो जा सकता है, यानी कि यहाँ पे इन वैल्यूज को मैं प्रिसाइज नहीं मान सकती, दूर दूर वैल्यूज है मेरे पास, ठीक है। और अगर मैं डी की बात करूं ये तो है ही नहीं, बिल्कुल भी प्रिसाइज ही नहीं है ना। तो देखो मुझे क्या देखने को मिला कि मेरा जो स्टूडेंट ए था उसका रिजल्ट एक्यूरेट भी था, ठीक है। मीन वैल्यू भी 3 आ गई और प्रिसीजन भी थी कि जो दोनों मैंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करवाए थे उसमें भी क्लोजनेस आ गई। तो एक्यूरेट भी प्रिसीजन भी, यानी कि सबसे बेस्ट रिजल्ट किसने निकाल के दिया है, स्टूडेंट ए ने निकाल के दिया है। स्टूडेंट बी का एक्यूरेसी तो नहीं थी लेकिन प्रिसीजन फिर भी आई, लेकिन यानी कि ठीक ठाक इसका रिजल्ट था। सी जो स्टूडेंट था उसकी एक्यूरेसी तो थी लेकिन प्रिसीजन नहीं था, और डी का तो ना ही एक्यूरेसी थी ना ही प्रिसीजन, ठीक है। तो आई होप कि इस एग्जांपल से समझ आया होगा कि एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है, प्रिसीजन का मतलब क्या होता है। अब इसको पढ़ो। प्रिसीजन हमने क्या बोला, प्रिसीजन रेफर कर रहा है टू द
क्लोजनेस, कितनी पास पास है वैल्यू, है ना, क्लोजनेस ऑफ वेरियस मेजरमेंट्स फॉर द सेम क्वांटिटी। और अगर मैं एक्यूरेसी की बात करूं तो एक्यूरेसी इज द एग्रीमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर वैल्यू। मैं 3 बोल रही थी कि आंसर 3 आएगा, तो तुम्हारा आंसर भी कितना आना चाहिए, 3 ही आना चाहिए। सो एक्यूरेसी इज द एग्रीमेंट of a particular value to the true value of the result। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। अब देखो सिग्निफिकेंट फिगर तो हम कर ही रहे थे, इसमें भी अगर मैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन करूं या मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करूं तो यहाँ पे मुझे अलग अलग रूल देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे पहले हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। मान लो कि मुझे बोल दिया गया कि 2.1 एंड 3 मान लो 521, इन दोनों को ना तुमने करना है प्लस। तो तुम फटाफट यहाँ पे आंसर निकाल दोगे, तुम बोलोगे मैम यहाँ पे 1 2 6.5, तो आंसर आ गया 5.621। बट एक्चुअल में ये इसका आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ रूल्स आ जाते हैं। जब भी तुम एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर रहे होते हो तो हमें देखने को मिलता है कि भाई डेसिमल पॉइंट के बाद कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, उसके हिसाब से तुम्हारा आंसर आएगा। अब देखो ये जो मेरे पास पहला वाला डिजिट है 2.1, पहला वाला जो वैल्यू है उसमें डेसिमल पॉइंट के बाद मुझे कितने सिग्निफिकेंट फिगर देखने को मिल रहे हैं, ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर देखने को मिल रहा है, राइट। और सेकेंड वाले के अंदर मुझे डेसिमल पॉइंट के बाद कितने सिग्निफिकेंट फिगर देखने को मिल रहे हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो जो मेरा आंसर आना चाहिए ना वो छोटे वाले के हिसाब से आना चाहिए। एक में 1 सिग्निफिकेंट फिगर था, एक में 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो तुम्हारे आंसर में डेसिमल पॉइंट के बाद एक ही सिग्निफिकेंट फिगर आएगा, यानी कि तुम्हारा जो आंसर यहाँ पे बनेगा वो 5.6 बनेगा, 5.621 नहीं बनेगा। ठीक है, तो एक बार पढ़ो हमने क्या बोला कि जब भी हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर रहे होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स की, तो जो रिजल्ट है इट कैन नॉट हैव मोर डिजिट्स टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट देन ईदर ऑफ द ओरिजिनल नंबर। ठीक है, तो छोटा वाला देखेंगे, यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट फिगर, तो डेसिमल के पॉइंट के बाद भी एक ही सिग्निफिकेंट फिगर देखने को मिलेगा। लेकिन जब हम मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन कर रहे होते हैं तो रूल थोड़ा सा चेंज हो जाता है। चेंज क्या होगा, जैसे यहाँ पे अपने पास एग्जांपल दिया ही हुआ है। मान लो तुम्हें बोल दिया 2.5 है एंड 1.25 है, ठीक है, इसको तुमने करना है मल्टीप्लाई। तो तुम्हारे पास जो आंसर आ रहा है वो 3.125 आ रहा है। ठीक है, तो क्या तुम्हारा आंसर 3.125 है? नहीं है। हम यहाँ पे क्या देखेंगे, अब पूरी सिग्निफिकेंट फिगर कैलकुलेट करोगे। ठीक है, यहाँ पे तुम्हें पूरे सिग्निफिकेंट फिगर कितने देखने को मिल रहे हैं, 2 सिग्निफिकेंट फिगर, राइट। और इसमें तुम्हें कितने सिग्निफिकेंट फिगर देखने को मिल रहे हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो छोटी वैल्यू कौन सी है मेरी, 2 सिग्निफिकेंट फिगर। तो तुम्हारे आंसर में भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए, 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए, यानी कि आंसर तुम्हारा क्या आ जाएगा, 3.1 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया हमने क्या बोला, हमने बोला मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करते वक्त हम टोटल में देखेंगे कि भाई कितने सिग्निफिकेंट फिगर थे, जिसके कम सिग्निफिकेंट फिगर हो गए वही उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर हमारे आंसर में होने चाहिए। जबकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन करें तो डेसिमल पॉइंट के बाद के सिग्निफिकेंट फिगर्स को हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं। तो एक बार रीड करो, तो इस ऑपरेशन के अंदर जो रिजल्ट है इट मस्ट बी रिपोर्टेड विद नो मोर सिग्निफिकेंट फिगर एज इन द मेजरमेंट विद द फ्यू सिग्निफिकेंट फिगर। हम वाली देखनी है। ठीक है, और ये वाला एग्जांपल तो हमने कर ही लिया है। ठीक, अब उसके बाद आ जाओ कि किस तरीके से हम राउंड ऑफ यहाँ पे करेंगे। ठीक है, ऊपर तो मैंने फटाफट बोल दिया कि भाई इतना आंसर आ जाएगा, है ना, लेकिन अगर मुझे प्रॉपर राउंड ऑफ करना है तो उसके लिए भी मुझे कुछ रूल्स देखने पड़ते हैं। जैसे कि मान लो रूल क्या है, तुमने ना ये बचपन में भी किया होगा मैथ्स में। जैसे मान लो तुम्हारे पास वैल्यू दी हुई है 2.26, ठीक है, तो मुझे इसको राउंड ऑफ करना है 2 सिग्निफिकेंट फिगर में। अभी मेरे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 3, मुझे 2 सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करना है। तो यानी कि इसको मुझे हटाना पड़ेगा, लेकिन ऐसे नहीं हटा सकती, है ना। अगर मान लो ये जो मेरे पास लास्ट वाला डिजिट है ये 5 से ऊपर है, ठीक है, लास्ट वाला डिजिट अगर 5 से ऊपर है तो मैं क्या करूंगी कि इसमें +1 कर दूंगी।
तो मेरे पास राउंड ऑफ करके क्या आना चाहिए, यहाँ पे 2.3 आना चाहिए। ठीक है, अगर मान लो मेरे पास इस तरीके से होता 2.37 होता, तो लास्ट वाला डिजिट क्या है, 5 से ऊपर है ना, तो यानी कि ये वाला डिजिट है, मैं इसको 2.3 नहीं लिख सकती, मुझे इसमें +1 करना पड़ेगा, यानी कि मेरे पास क्या आ जाएगा, 2.4 आ जाएगा, दो सिग्निफिकेंट फिगर में। ठीक है, एक हो गया ये वाला रूल कि अगर लास्ट वाला डिजिट 6 से ऊपर है तो। अब मान लो मैंने तुम्हें बोल दिया कि मेरे पास जो लास्ट वाला डिजिट है वो 5 से कम है, मान लो मैंने लिखा 2.22, तो ये वाला जो लास्ट वाला डिजिट है वो 5 से कम है। अगर ये 5 से कम है तो इसमें +1 करने की जरूरत नहीं है, जो मेरे पास डिजिट है वैसे का वैसा लिख दोगे, यानी कि यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगी वैल्यू, 2.2 आ जाएगी। ठीक है, मान लो अगर मैंने 2.23 लिखा होता तब भी मेरे पास क्या आ रहा था आंसर, 2.2 आ रहा था, क्योंकि ये जो लास्ट वाला डिजिट था वो 5 से कम था। तो इतना तो मुझे पता लग गया, 5 से ऊपर होगा तो भाई +1 करना है, 5 से नीचे होगा तो कुछ छेड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन मान लो कि लास्ट वाला डिजिट जो है वो 5 ही लिखा हो, जैसे मान लो मैंने लिखा 2.25। ठीक है, तो मैं देख रही होंगी इस वाले डिजिट को। ठीक है, कि ये मेरे पास ऑड नंबर है या मेरे पास ये इवन नंबर है। ठीक है, बेसिकली देखो अगर ये 2 से डिविजिबल है, हमें ना अच्छे लगते हैं जो 2 से डिविजिबल होते हैं। ठीक है, तो ये अगर 5 है, 5 को तो मैंने देखना नहीं है, इसके पीछे वाले नंबर को देखोगे, तो ये 2 से डिविजिबल है, इसको एज इट इज रहने दोगे, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2.2 आ जाएगा। लेकिन मान लो मैंने यहीं पे कर दिया होता 2.35 कर दिया होता। ठीक है, अभी भी 5 लिखा हुआ है, लेकिन अब जो मेरे पास यहाँ पे नंबर है 5 के पीछे, वो 2 से डिविजिबल नहीं है ना, तो मैं क्या करूंगी, +1 कर दूंगी, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2.4 आ जाएगा। मान लो यहाँ पे 2.45 लिखा होता, तो मैं क्या करूंगी, 2.4 ही रहने दूंगी। अगर 2.55 लिखा होता तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगी, 5 लिखा हुआ है तो यहाँ पे मैं +1 कर दूंगी इस वाले में, क्योंकि 2 से डिविजिबल नहीं है, तो ये क्या आ जाएगा, 2.6 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया हमने क्या बोला यहाँ पे, कि अगर मेरे पास यहाँ पे जो वैल्यू मुझे देखने को मिल रही है वो कितनी आ रही है, 5 आ रही है, तो मैं इसके पीछे वाला नंबर लिखूंगी। 2 से डिविजिबल है तो एज इट इज रहने देंगे, अगर 2 से डिविजिबल नहीं है तो इसको हम +1 कर देंगे। ठीक है, क्लियर हुई ये चीज यहाँ पे, हाँ जी क्लियर हुई ये चीज यहाँ पे, ठीक है, वेरी गुड। अब इसको ना एक बार रीड भी कर लेते हैं, राइट। तो देखो जब हम लिमिट कर रहे होते हैं रिजल्ट को अपने सिग्निफिकेंट फिगर्स में, तो हमें कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखना पड़ेगा। पहला पॉइंट क्या है कि अगर जो राइट मोस्ट डिजिट है उसको अगर मैंने रिमूव करना हो, लेकिन वो जो डिजिट है वो 5 से ज्यादा है, तो उसके जो पीछे वाला नंबर है उसको हम इंक्रीज कर देंगे 1 से। मेरे पास वैल्यू लिखी हुई है 1.386। ठीक है, तो 6 जो है इसको रिमूव करना है मुझे। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, इसमें +1 कर दूंगी, यानी कि मेरे पास क्या आ जाएगा, 1.39 आ जाएगा। ठीक है, दूसरा हम क्या बोलते हैं कि अगर जो राइट मोस्ट डिजिट है उसको मुझे रिमूव करना है, लेकिन वो 5 से कम है, तो मुझे कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। मुझे दिया हुआ है 4.334। ठीक है, तो 4 तो 5 से कम है, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4.33 आ जाएगा, राउंड ऑफ करके। ठीक है, एंड हमने क्या बोला कि अगर जो राइट मोस्ट डिजिट है उसको मुझे रिमूव करना है, लेकिन वो डिजिट ही क्या है, 5 है, तो उसके पीछे वाला नंबर हम देखेंगे। तो अगर उसके जो पीछे वाला नंबर है वो अगर इवन नंबर होगा तो उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर वो ऑड नंबर होगा तो हम उसमें +1 कर देंगे। ठीक है, एंड देन लास्ट अपने पास क्या आ गया, डायमेंशनल एनालिसिस आ गया। तो जब भी हम कैलकुलेशन वगैरह कर रहे होते हैं ना, तो अपना परफेक्ट आंसर पाने के लिए हम जो यूनिट्स है उसको भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, एक सिस्टम से दूसरे में यूनिट्स को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ना हमें 2-3 मेथड देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये जो मेथड है वो क्या क्या है, फैक्टर लेवल मेथड हो गया, यूनिट फैक्टर मेथड हो गया, या डायमेंशनल एनालिसिस हो गया।
ठीक है, तो आगे वाली वीडियोस में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। बट आई होप जितनी हमने यहाँ पे समझा है, मल्टीप्लीकेशन कैसे करना है, सब्ट्रैक्शन कैसे करना है, पावर के साथ क्या हो रहा होगा, सिग्निफिकेंट फिगर, साइंटिफिक नोटेशन, प्रिसीजन, एक्यूरेसी, तो आई होप कि तुम लोगों को ये सारा समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी टॉपिक में कोई डाउट आ रहा है तो तुम कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। बाय बाय।